यूक्रेन के शहरों पर कब्जा पाने के लिए रूसी सेना ने जोरदार हमले किए हैं। न्यूज 18 की टीम क्यू के पास ऐसी ही गांव में पहुंची जहां मिसाइल हमलों के बाद कई फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। फिलहाल हम बगदादिप्का में हैं, जहां पर देख सकते हैं रूसी सेना का जो कहर है वो कैसे उन्होंने ढाया था। यहाँ पर ये जो गांव है वहां पर जो मकान है उनको कैसे ध्वस्त किया गया था। ये तस्वीरें ही आप देख लीजिए, एक एक करके उन घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी सड़क से जब कीव पर जब हमला बोलना था, कीव को फतह करना था, तो इसी इलाके से गुजरे थे। ये दूसरे सामने देखिए, ये एक मकान है, वो भी पूरी तरीके से उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक परिवार है, वो भी डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय, जरा पूछे उनसे कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं। एक परिवार है जो गड्ढा भरा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई गोला दागा गया होगा। अब यह परिवार है वो अभी गड्ढा भर रहा है, बताए क्या हो रहा है। ये रॉकेट यहाँ पे आके गिरा था। रॉकेट काफी गहरा गड्ढा था। ये स्कूल का मेट्रो लुबिना विला, हाँ बता नहीं सकते, लेकिन काफी गहरा गड्ढा था यहाँ पे। ये मकान भी उसी में ध्वस्त हुआ है, 1.5-2 मीटर के आसपास। ओके, तो ये रॉकेट गिरा था जो परिवार बता रहा है। देखिए और किस तरीके की हालत यहाँ पर रही। ये मकान भी गिरा दिया गया है। ये रॉकेट का जो गड्ढा है, रॉकेट से जो गड्ढा बना था उसको अभी ये परिवार यहाँ पर भर रहा है। और ये उनका जो मकान है सामने, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। एक छोटा बच्चा भी है वहाँ पर, देखिए परिवार के साथ पूरा परिवार रह रहा है। इसका पास का मकान ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको जिस तरीके से यहाँ गोला बरसाए गए होंगे टैंक से, वो भी आपको साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा सामने भी छोर पर देखें, ये इस जगह पर भी स्थिति कमोबेश यही की यही है। यहाँ पर भी देखिए लोग, स्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ पर उन मकानों में, वही जो खंडहर बन चुके हैं, उन मकानों में रहने के लिए मजबूर है। देखिए इस घर पे, यहाँ पर देखें आप, पूरा सामान गिरा हुआ है सड़क पर। और यहाँ पर देखिए ये चाहे किटली का सामान देख लीजिए, चाय बनाने की, या सारे के सारा जो सामान है किचन का, वो यहाँ पर गिरा हुआ है। ये मकान भी ध्वस्त है और ये मकान भी ध्वस्त है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये जो मकान है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वहाँ फिर भी लोग रहते दिख रहे हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है कि ये कितना जोखिम भरा है। ये स्थिति वहाँ पर साफ तौर पे देख रहे हैं। अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं दरअसल कि ये स्थिति क्या रही होगी उस समय पर, ये दरअसल क्या हुआ होगा। यहाँ पर देखिए जब हम अंदर आए हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये यहाँ पर अभी कितना जोखिम भरा है ये, फिर भी यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं इन मकानों में। ये स्थिति कमोबेश यहाँ पर देखी जा रही है। तो रूसी सेना ने एक घर नहीं छोड़ा इन इलाकों में और स्थिति कमोबेश ऐसी बनती गई। इनसे पूछे डॉक्टर साहब, क्या ये स्थिति क्या हुआ था उस समय पर, जरा पूछे, ये बताएं। Что там, как это получилось? Такое, что тут упал? Ракеты, по-моему. रॉकेट आके गिरा था यहाँ पर भी। ओके, तो ये यहाँ पर भी देखिए रॉकेट आके गिरा था इस जगहों पर। यहाँ पर भी मकान पूरी तरीके से यहाँ पर नुकसान देखा जा रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सब कुछ यहाँ परिवार खो चुका है, टूटा हुआ मकान और बाकी स्थिति कैसे नुकसान पहुंचा है। और ये देख सकते हैं कि कैसे स्थिति बनी हुई है उस परिवार में। परिवार मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। देखिए अंदर मकान में हम लेकर आए हैं, अभी लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं, पर इसी तरीके से स्ट्रक्चर, पूरी तरीके से इन स्ट्रक्चरों को नुकसान पहुंचाया, गोले बरसाए गए। और रूसी सेना ने इस जगह पर पूरे घर को, ये घर के सामने का छोड़, वहाँ पर किस तरीके से रॉकेट गिराए गए थे। और अभी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हर जगह पर नुकसान देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये इलाका काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित रहा। रूसी सेना लगातार इन इलाकों में हमले करती रही। और यहाँ पर देखिए ये बाहर भी, ये जहाँ भी नज़र जाएगी आपको, एक एक करके इन मकानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। स्थिति का ऐसी है कि एक मकान एक छोड़ा नहीं है। ये दिमिरप्का के पास की जगह है जहाँ पर एक एक करके मकानों को निशाना बनाया गया है, उनको तोड़ा गया मिसाइल से और टैंकों से। यहाँ पर हमला लगातार किया जा रहा था। तो ये स्थिति है पूरे
इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अभी भी आज 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वो खौफ, वो डर, वो उन यहाँ पर जो रहते थे उन लोगों में अभी भी यहाँ पर इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, बगदाद का। ये युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है उतनी ही चुनौतियां यूक्रेन और रूस के लिए पेश आ रही है। अब खबर ब्रिटेन के हवाले से आई है। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस ने दावा किया है कि रूस के लिए अब ये जंग आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के लगातार खिंचने की वजह से रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो रही है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये ब्रिटेन का रूस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। क्या रूस जंग में कमजोर पड़ रहा है? क्या पुतिन की सेना हार की कगार पर है? क्या यूक्रेन में रूस का बारूद कम पड़ गया? क्या पुतिन की सैन्य शक्ति जवाब दे गई? क्या पुतिन का प्लान 9 मई फेल होने वाला है? जो जंग 1 हफ्ते में खत्म होने के रूस कयास लगा रहा था, वही जंग 2 महीने से ज्यादा खिंच चुकी है। अभी ये कितना और आगे चलेगी ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन इस लंबे और थका देने वाले वक्त ने रूस की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रेडेकिन ने दावा किया है कि जंग के लंबा खिंचने की वजह से रूस के पास मिसाइलों की भारी किल्लत हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान टोनी रेडेकिन ने दावा किया कि जंग का अब तक नतीजा नहीं आना रूस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसी वजह से रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है, जिस वजह से रूस के हमलों की धार भी यूक्रेन पर कम हो चुकी है। हालांकि ये दावा ब्रिटेन का है, जो यूक्रेन को शुरुआत से हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा है, इसलिए कि जंग में जेलेंस्की कमजोर ना हो और युद्ध लंबा खिंचता रहे, इसलिए भी कि इससे रूस के आर्थिक के साथ साथ सैन्य ताकत का भी नुकसान हो। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि जंग की शुरुआत में जितनी तेजी से मिसाइलें और बमों की बारिश की जा रही थी, अब रूस के हमलों में वो तेजी नहीं देखी जा रही। मतलब ये नहीं कि जंग जीतने के लिए रूस जल्दबाजी में नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन को युद्ध के लंबा खिंचने का अंदाजा नहीं था, इसलिए शुरुआत में ही पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत से यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश की। लेकिन जब रूस को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसने जंग की रणनीति में बदलाव कर दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूसी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई में रुकावट आ रही है। और दावा तो ये भी है कि रूस में बैठे सेना के कई अधिकारी जंग में अब तक जीत हासिल नहीं होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इसके साथ पुतिन ने हथियारों की कमी को तुरंत दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का भी निर्देश दिया है। उधर यूक्रेन को लगातार यूरोपीय देश और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का जवाब दे रहा है। और इस वक्त सीधे हम शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, इस वक्त युद्ध का अपडेट बताएंगे हमें। जी रीमा,
लगातार 2 महीने से जंग जारी है और रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,900 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,686 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,100 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 199 विमान और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। और यूक्रेन ने रूस के 502 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया है। महायुद्ध का आज 74वां दिन है। अब आपको हम बताते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग अभी भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं, जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं और मैप के जरिए हम आपको यूक्रेन के मैप के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन से टारगेटेड एरिया है जिसको रूस ने बीते 74 दिनों में नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। सबसे पहले ये राजधानी क्यू की हम खबर आपको बताते हैं। राजधानी क्यू जिस पे बमबारी की गई, गोले बारूद दागे गए, लेकिन ज़ेलेंस्की इसी क्यू में टिके रहे। अब हम आपको इसके बाद यानी राजधानी क्यू के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शहर रहा उस पर टारगेट ये खार्किव है और खार्किव में भी इसी तरीके की चुनौती सामने आई। इज्यूम, मारियोपोल और जापोरिजिया, मिकोलाइव, इसमें खार्किव के बाद यानी क्यू के बाद खार्किव और खार्किव के बाद कौन, ये मारियोपोल। यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी रही, चुनौती इस लिहाज से रही क्योंकि इसको काबू में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए, कब्जे में करने के लिए रूस की सेना लगातार डटी रही और इन 3 जगहों पे तो सबसे ज्यादा। लेकिन इनके बाद जो एरिया आते हैं वो इज्यूम आता है, जापोरिजिया आता है और मिकोलाइव आता है। ये वो इलाके, ओदेसा में भी उस तरीके से, लेकिन ओदेसा में बहुत हद तक उसका कंट्रोल है रूसी सेना का। लेकिन इस वक्त हम आपको अब इस मैप के जरिए जो ग्राफिक्स बता चुके हैं उसके अलावा भी बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान में दर्ज FIR में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है, ये खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा को 3 में से 2 FIR में राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ बूंदी और अलवर, जो कि राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पे FIR दर्ज हुआ और मामले में गिरफ्तारी पर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने रोक लगा दी। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में दर्ज FIR पर भी जोधपुर बेंच में सोमवार को यानी कल सुनवाई होनी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पाबंदी है ये, एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही गाइडलाइंस है। बावजूद इसके राजस्थान की पुलिस ने अमन चोपड़ा के घर शनिवार को हाउसिंग सोसाइटी पहुंची और कई जगह तलाशी ली। उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही, हैरान करने वाली बात ये रही कि राजस्थान की पुलिस ने लोकल पुलिस यानी यूपी की पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बिना बताए ही अमन चोपड़ा के घर पे पहुंच गई। अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। इनमें एक हैशटैग है आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा और दूसरा हैशटैग है नेशन विद अमन चोपड़ा ट्रेंड कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमन चोपड़ा के घर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसका RWA ने विरोध किया। ये बातचीत आप सुनिए। मैं तो 10 बार से देखा नहीं। पेपर एक इधर भी पड़ा हुआ है। लॉक के तरह से बुला सकते हो? नहीं सर, नहीं, ये बिना ओनर की परमिशन। हाँ नहीं, आप तो चाहे पुलिस तो हम ताला थोड़ी ना तोड़ देंगे किसी का। कोर्ट ने तो ये दिया नहीं कि किसी का ताला तोड़ दीजिए। कोर्ट के आदेश हो तो फिर जब ताला तोड़ दीजिए तो ताला वीडियो ग्राफिक करा के। लेकिन आदेश होने चाहिए। कितने दिन से नहीं है? तो 10-12 दिन से तो मुझे पता नहीं है। हाँ, तलाशी क्या तो उसमें क्या ये तो पेपर बाहर पड़ा बंद है? हाँ जी बंद है, पेपर पड़ा है, कहीं पेपर पड़ा है। मैं तो 10-12 दिन से देखा नहीं। पेपर एक इधर भी पड़ा हुआ है। लॉक के तरह से बुला सकते हो? नहीं सर, नहीं, ये बिना ओनर की परमिशन। हाँ नहीं, आप तो चाहे पुलिस तो हम ताला थोड़ी ना तोड़ देंगे किसी का। कोर्ट ने तो ये दिया नहीं कि किसी का ताला तोड़ दीजिए। कोर्ट के आदेश हो तो फिर जब ताला तोड़ दीजिए तो ताला वीडियो ग्राफिक करा के। लेकिन आदेश होने चाहिए। कितने दिन से नहीं है? तो 10-12 दिन से तो मुझे पता नहीं है। इस बीच अमन चोपड़ा के खिलाफ लगाई गई धाराओं को दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन मुरारी तिवारी ने गलत बताया और इसे कानून की गरिमा को चोट भी माना है।
तरह से राजस्थान पुलिस की दबिश है, कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? राजस्थान पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? आपने पूरे घटनाक्रम को अब तक देखा है। नीरज, ये जैसे एफआईआर दर्ज हुआ, इसमें जब सेक्शन लगे हैं 124A, 153A, 295, ये सेक्शन लगाना ही अपने आप में एक अपराध है। आज की डेट में कोई भी एजेंसी इन सेक्शनों को आराम से मजाक बना करके इन्वोक कर रही है। इसका किसी का कोई इंटेंशन का कोई पता नहीं है। ये 124A बना कब था? ये कॉलोनियल टाइम है, जब ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, और उस वक्त अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसके लिए ये सेक्शन बने थे। 124A आईपीसी, 153A, 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था। आज जब ये सेक्शन इन्वोक करती है कभी भी कोई भी पुलिस एजेंसी, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि अगर किसी ने किसी सरकार के खिलाफ कोई बात किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोह की बात कर रहा है। अपना पक्ष रखने का, अपनी अभिव्यक्ति रखने का हर एक आदमी का अधिकार है। नोटिस को देखा, गिरफ्तारी वारंट भी मैंने आपको दिखाया, उसमें क्या सर्च का परमिशन था? क्योंकि जब पुलिस पहुंची, राजस्थान पुलिस, उनके फ्लैट के बाहर, तो ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या वो ताला तोड़ सकते हैं, लेकिन RWA के लोगों और लोकल पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देखिए, जो मैंने अमन के खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट का कंटेंट्स देखा, उस कंटेंट में कहीं भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप घर में घुस करके सर्च करेंगे। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने भी राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। आज देश देख रहा है राजस्थान पुलिस कैसे कार्रवाई कर रहा है अमन चोपड़ा के खिलाफ। पूरे देश आज देख रहा है महाराष्ट्र में नितिन नराणे हो या किरीट सोमैया हो, ऐसे विपक्षी नेताओं के प्रति कैसे फॉल्स और फैब्रिकेटेड केस लगातार डाला जाता